आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल राजा मैथ्स क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। ये आपके चैप्टर नंबर है 6। चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल। ये वाला चैप्टर में आपको बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7वां चैप्टर, फिर 8वां और फिर 9वां चैप्टर, यानी कि 6, 7, 8 और 9। ये जो 4 मेजर टॉपिक हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगते हैं। और ये टॉपिक डिफिकल्ट क्यों लगते हैं? वो इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें इनकी जो बेसिक नॉलेज है वो पता नहीं होती। इसलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखकर घबरा जाते और इन टॉपिक को छोड़ने की सोचते कि चलो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, जो सिंपल टॉपिक होगा उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको ये जो 6, 7, 8 और 9 ये जो 4 चैप्टर हैं, इनको बिल्कुल बेसिक ही लेवल से पढ़ाने वाला हूँ, चाहे किसी बच्चे को कुछ आता हो या नहीं आता हो। एक बार आप यहाँ से जरूर पढ़कर देखिए, फिर आप मुझे जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज देखो यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया अपना? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, जो आकृति 3 भुजाओं से घिरी हुई है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। आपको ये भी पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि 180 डिग्री तो होता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन क्यों होता है? चलो देखते हैं क्यों होता है। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 360 क्यों नहीं होता? 90 डिग्री क्यों नहीं होता? ऐसा भी तो हो सकता है कि 360 हो जाए, 90 हो जाए, 180 क्यों होता है? तो चल इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास कोई त्रिभुज है ABC, ये कोई त्रिभुज है मेरे पास A, ये B और ये C। ये वाला कोण A मान लिया, ये कोण B है और ये कोण C है। इस BC रेखा के समांतर मैंने एक रेखा यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। इस रेखा को नाम दे दिया मैंने A और A। इसको थोड़ा सा इस तरीके से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, BC रेखा किसके समांतर है? AF रेखा के समांतर है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा, क्या यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर होगा? क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए आप इस तरीके से, अगर यहाँ कोण B बन रखा है तो यहाँ पर भी कोण कितना बन रखा है? B कोण बनेगा। अब इधर देखिए, यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि यहाँ पर भी एकांतर कोण बन रहा है, और एकांतर कोण बन रहा है तो जो कोण यहाँ है, यहाँ कोण कितना है? C, तो यहाँ पर भी कोण कितना बनेगा? C बनेगा। अब आपको ये पता होगा कि सरल रेखा पर बनने वाला ये जो टोटल एंगल है ये कितना होता है? 180 डिग्री है। और इस सरल रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं? 3 कोण बन रहे हैं। कौन कौन से? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये प्रूफ हो गया। तो यहां से हम लोग ये बता सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री हो गया। तो आपको ये चीज भी यहाँ से क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मैंने क्या बोला? त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग अंतः अभिमुख
अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर कोई ट्राइंगल मेरे पास है ए बी एंड सी। अगर ये वाला कोण x है, ये वाला कोण y है, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण बनेगा आपके x प्लस वाई। यहाँ पर मैंने वही चीज लिखा है, त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, ये जो बाह्य कोण है इस कोण का योग अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अंत अभिमुख कोण कौन कौन से हैं? x और y। तो ये वाला जो बाह्य कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अच्छा, ये कैसे होता है इसका भी प्रूफ देखो आप। जैसे यहाँ पर कोई ट्राइंगल मेरे पास है ABC, ये A है, ये B है, ये C है। ये कोण कितना बन रखा है? x। ये कोण कितना हो रखा है? y। इस लाइन को जैसे हमने आगे ड्रॉ किया तो ये वाला कोण मैंने मान लिया कि ये वाला कोण कितना है? अल्फा है। इस त्रिभुज का बाह्य कोण कितना मान लिया मैंने? यहाँ अल्फा मान लिया। अब आप देखिए, ये x हो रखा है, ये y है, और ये वाला कोण कितना है? अल्फा। तो आप मुझे बताइए ये वाला कोण कितना बनेगा? भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आप यहाँ पर बोल चुके हो, तो मुझे बताइए ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण कितना बनेगा? 180 माइनस x प्लस वाई। बताइए आप मुझे, क्या यही बनेगा ये वाला कोण? और यहाँ पर आपको एक सरल रेखा दिखाई दे रही है इस प्रकार से, और सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है ये कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलकर के कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 180 डिग्री का। अर्थात अल्फा प्लस 180 माइनस x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और 180 से 180 कैंसिल, तो अल्फा ये माइनस का तो उधर गया तो प्लस का, तो अल्फा बराबर x प्लस वाई। तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मैंने आपको केवल इतना सा बताया है कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और 180 क्यों होता है यहाँ पर प्रूफ बता दिया। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने आपसे बोला कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। अर्थात आपको इस प्रकार से कोई एंगल दिया जाए और आपसे ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये ट्रायंगल आपके पास है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपसे बोला जाए कि ये कोण 45 डिग्री है और ये कोण 55 डिग्री है कोण, तो आप मुझे बताइए ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 100 डिग्री। ये अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है इस प्रकार से और एक है इस प्रकार से, ये दो त्रिभुज यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ। यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो भुजा की डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 6 सेंटीमीटर। आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा त्रिभुज होगा और कौन सा त्रिभुज नहीं होगा। आपको यही पता नहीं है कि इनमें से कौन सा त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज नहीं है। बताइए आप मुझे इनमें से कौन सा त्रिभुज होगा और कौन सा त्रिभुज नहीं होगा। देखिए ये वाला आपका त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये वाला त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? होगा। ये पता कैसे लग रहा है? त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग
तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब देखिए कोई सी भी आप दो भुजा ले लीजिए, जैसे आपने 1 और 2 लिया, दोनों को ऐड किया, कितना है 3। क्या ये 3 इसके बराबर है? ये तो जो 3 है वो 3 के बराबर, ये जो 3 है वो तो 3 के बराबर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो भुजाओं का जो योग है वो 30 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादा नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज नहीं होगा। अगर आपके मन में ये डाउट चल रहा हो कि सर 1 और 3 को जोड़ने पर 4 बना, ठीक है 4 बन गया, ये तो फिर 2 से ज्यादा है ना, फिर इसको त्रिभुज होना चाहिए। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन आपको जो ये निकालना है ये तीनों भुजाओं के लिए निकालना है। जैसे आपने यहाँ पर निकाला 3 और +1 किया 4 आया, ठीक है, ये त्रिभुज बन सकता है, अभी बना नहीं है। अब इन दोनों को चेक करो, 3 और 2 कितना होगा 5, और 5 1 से बड़ा होता है, ठीक है, त्रिभुज बन सकता है, अभी बना नहीं है। अब इन दोनों के लिए चेक करो, 2 और 1 कितना बना 3, क्या 3 से बड़ा है क्या? नहीं, तो ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तीनों के लिए सत्य होना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो आप, 4 और 5 कितना हुआ 9, क्या 9 6 से बड़ा है कि? हाँ, 9 6 से बड़ा है। अभी यहाँ पर चेक कीजिए, 5 और 6 कितना हो गया 11, क्या 11 4 से बड़ा है? हाँ, 11 4 से बड़ा है। अब इन दोनों के लिए चेक करिए, 6 और 4 कितना हो गया 10, क्या 10 5 से बड़ा है? हाँ, 10 5 से बड़ा है। इसीलिए आपका DEF जो है ये त्रिभुज बनेगा, और ये वाला आपका त्रिभुज नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी। एक और पॉइंट सेम इसी तरीके का है त्रिभुज की, ये 4th नंबर पॉइंट है, दो भुजाओं का अंतर, यहां था योग, अब लेते हैं अंतर। तीसरी भुजा से कम होता है। अभी आपका केवल बेसिक चल रहा है, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता है तो आपको ये वाला चैप्टर बहुत आसान लगने लग जाएगा। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज को यहाँ पर मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो किया मैंने बेस पे वन साइड, यानी कि भुजा के आधार पर, ये साइड के आधार पर है, और एक मैंने किया है कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। पहला विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, विषमबाहु, बाहु यानी भुजाएं, जिसकी भुजाएं विषम हो, अलग अलग हो, उसे क्या बोला जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार का त्रिभुज ए बी और सी, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, तीनों की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, कोई सी भी बराबर नहीं है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। सेकंड है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा? इसके नाम से स्पष्ट हो रखा है, सम समान द्वि दो बाहु भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोला जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे इसकी AB और AC भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का एक विशेष गुण होता है, और वो गुण क्या होता है? जो इसकी भुजा बराबर होती है उसके सामने के जो कोण हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि इस भुजा के सामने का कोण अगर थीटा है तो इस भुजा के सामने का कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। जैसे उदाहरण से समझो आप, जैसे मेरे पास कोई त्रिभुज है,
ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। आपसे बोला गया कि ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल आप मुझे बताइए। तो सोचने की जरूरत है नहीं। त्रिभुज कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। उस समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता कि जो भुजा बराबर होती है उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये कोण 30 डिग्री है, इस 4 के सामने का कोण 30 डिग्री है, तो इसके सामने का कोण भी कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक्स्ट्रा में एक पॉइंट लिख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने बनने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये लाइन यहाँ पर लिख लीजिए। तीसरा जो त्रिभुज बनता है आपके समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम समान बाहु भुजाएं, जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस टाइप से उस समबाहु त्रिभुज की एक और विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि इसके तीनों डिग्री अर्थात इसके जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये कोणों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल को बोला जाता है ACUT, एक्यूट। इसे बोला जाता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज किसे बोल लेंगे? जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या बोला जाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा। इस प्रकार का जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज कहलाएगा? आपके न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा है आपके समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, उस समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण समकोण होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अर्थात जो थीटा होता है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसे क्या बोला जाएगा? समकोण त्रिभुज। और लास्ट होता है आपके ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल अर्थात अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोला जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहा जाएगा। इस प्रकार का जो कोण बनेगा उसे क्या बोला जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहा जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक क्या होते हैं। ये अभी हम लोग केवल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। उसके बाद ही मैं चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। अगर आपने ये बातें सीख ली तो आपके लिए ये वाला चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर आपको जो प्रमेय है वो प्रमेय समझने में दिक्कत नहीं होगी, प्रमेय आपको जल्दी से समझने आने लग जाएगी। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इसे बोला जाता है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी भी कोण को समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? कोण समद्विभाजक कहलाती है। जैसे यहाँ पर कोई ट्रायंगल मेरे पास है, इसको आप देखो, इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये ए, ये बी और ये सी। मान लेते हैं इसका एंगल बाइसेक्टर ये है और इस कोण को ये थीटा और थीटा बराबर दो भागों में विभाजित कर देता है, तो ये आपका कहलाएगा कोण समद्विभाजक।
कोण को दो भागों में, समान दो भागों में, ये थीटा और थीटा, समान दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपकी कोण समद्विभाजक कहलाती है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, और वो क्या है? ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। ये पॉइंट क्या चीज है? इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट निकल कर कहाँ से आया? यहाँ से। कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को, अर्थात अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिस रेशो में कोण बनाने वाली भुजा होती है। मैंने क्या बोला? कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है। कोण कौन कौन सी भुजाएं बना रही है? ए बी और ए सी, तो इनका अनुपात लिया ए बी अपॉन ए सी। इस कोण समद्विभाजक के सामने कौन सी भुजाएं? बी डी और डी सी, और इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए, अगर आपके पास इस टाइप से हो, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि ए त्रिभुज ए बी सी का कोण समद्विभाजक है, तथा आपसे बोल दीजिए 4 है और ये 5, तो आपको ये बताना है कि बी डी अपॉन डी सी बताइए, बी डी अपॉन डी सी क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो अगर आपने ये वाली चीज पढ़ी हुई है तो ये निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? कि कोण समद्विभाजक अपोजिट साइड को, अर्थात सामने वाले भुजा को, विपरीत भुजा को, इसके सामने कौन कौन सी भुजा है? बी डी अपॉन डी सी। बी डी अपॉन डी सी को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है। तो बी डी अपॉन जो डी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी के बराबर हो जाएगा। और ए बी अपॉन ए सी किसके बराबर है? 4/5 के। तो बी डी अपॉन डी सी का जो अनुपात है ये कितना जाएगा? 4/5। तो आपको कोण समद्विभाजक वाला ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और एक इसकी परिभाषा लिखिए आप। किसी भी कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा कोण समद्विभाजक कहलाती है। किसी भी कोण को दो समान भागों में विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? कोण समद्विभाजक कहलाती है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर्वांग क्षमता के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th के अंदर, सर्वांग क्षमता, समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता। मैं आपसे बोलूं कि सर्वांग क्षमता एक्चुअल में होती क्या है? जैसे ट्रायंगल के संदर्भ में आपको बताना है कि सर्वांग क्षमता क्या होती है, तो आप मुझे सिंपल लैंग्वेज में बताइए, कमेंट कीजिए आप कि सर्वांग क्षमता क्या होती है, आपने अभी तक क्या पढ़ा है। अगर मैं आपसे बहुत ही बेसिक लेवल से बात करूं तो मेरे पास जैसे कोई दो ट्रायंगल हैं, ए बी सी, और दूसरा है डी ई और एफ। ठीक है, ये दो ट्रायंगल मेरे पास हैं। आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग क्षमता क्या चीज है? होता क्या है सर्वांग क्षमता का मतलब? सर्वांग क्षमता का अगर मैं बेसिक से बात करूं तो सर्वांग क्षमता मतलब सर्व अंग सम, जिसके सारे अंग समान हो, आकार समान हो, आकृति समान हो, उसे क्या बोला जाएगा? सर्वांग क्षमता। अगर मैं इसके संदर्भ में बोलूं तो इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर रख दीजिए, अगर ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज को कवर कर लेता है या ढक लेता है तो हम बोलेंगे कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांगसम है। अर्थात जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज डी ई एफ
दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। इतनी सी चीज याद रखो कि इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज के ऊपर रखो, अगर ये वाला त्रिभुज इस दूसरे त्रिभुज को पूरा कवर कर लेता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। अच्छा, एक और पॉइंट आता है समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है? जैसे एक ट्रायंगल मैंने यहां बनाया ABC और एक ट्रायंगल यहां बनाया DEF। अब आप इनको देखिए, ये जो ऊपर वाले त्रिभुज हैं ये तो कैसे हैं? सर्वांग सम है, क्योंकि इनके सारे सर्व अंग समान अर्थात आकार आकृति सभी क्या है? समान है। इस वाले त्रिभुज को इसके ऊपर कवर करने पर पूरा त्रिभुज क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। अर्थात ABC किसके सर्वांग सम है? DEF के। आप मुझे बताइए, अब इस वाले त्रिभुज को इसके ऊपर रखूंगा, क्या पूरा त्रिभुज कवर हो जाएगा? क्या नहीं होगा। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट चल सकता है कि सर बड़े वाले को छोटे त्रिभुज के ऊपर रख देते हैं तो पूरा कवर हो जाएगा। कहाँ होगा पूरा कवर? रखो, अगर आप इसको अंदर रखोगे ना तो इस टाइप से बनेगा आपके, पूरा कवर कहाँ हुआ? ये वाली जगह तो खाली छूट गई, पूरा कवर कहाँ हुआ? तो इससे बोला जाएगा समरूप, यानी कि इसी के रूप के जैसा, इसके जैसा है ये। ठीक है, तो आपको सर्वांग सम और समरूप के मध्य अंतर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने आपको यहाँ पर ये चीज समझाई है। ठीक है, ये दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाएंगे? ये दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम कहलाएंगे जब AB बराबर DE हो, BC बराबर EF हो और CA बराबर FD हो। ठीक है, तभी ये सर्वांग सम कहलाएंगे। ऐसा ही फिक्स नहीं है, इनके कोण भी क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। अर्थात एंगल A जो है ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, एंगल D के बराबर, और ये वाला जो एंगल है एंगल B ये किसके बराबर होना चाहिए? एंगल E के बराबर, और एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास दो त्रिभुज इस टाइप से हैं, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 40 डिग्री का और ये 50 डिग्री का, एक त्रिभुज इस टाइप से है, ये भी 30 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री का है और ये भी 50 डिग्री का है। तो आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे? क्या नहीं होंगे? क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पर कोण तो इनके बिल्कुल बराबर है, लेकिन इनकी जो आकार है, इनकी जो भुजाएं है, इनकी जो साइड है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये मेजर पॉइंट सर्वांग सम और समरूप का समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 3 नियम आपके चलते हैं। कौन कौन सा नियम? SA, यहाँ से देखो एक एक नियम की बात कर लेते पहले। भुजा कोण भुजा नियम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दो भुजाएं क्या होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और एक आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। देखिए आप, ये दो त्रिभुज मेरे पास हैं ABC, DEF, ABCDEF। दो संगत भुजाएं बराबर हो तथा एक आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। ठीक है, कौन सा नियम है? S मतलब साइड, A मतलब एंगल और S मतलब साइड। भुजा कोण भुजा नियम, भुजा कोण भुजा नियम। दो संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? यहाँ पर बराबर होनी चाहिए। जैसे AB DE के बराबर, BC है, BC किसके बराबर हो जाएगी? EF के बराबर, और एक आंतरिक कोण बराबर होना चाहिए, एंगल B बराबर एंगल E। अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा हो कि सर आपने एंगल C को F के बराबर क्यों नहीं किया, या फिर एंगल A को एंगल D के बराबर क्यों नहीं किया, आपने केवल B को ही E के बराबर क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि
आंतरिक कोण के बराबर होना चाहिए। और आंतरिक कोण क्या होते हैं? समान भुजाओं के मध्य बनने वाला जो कोण है उसे बोला जाएगा आपके आंतरिक कोण। देखो, किसी त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं उनसे बनने वाला कोण, किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं से बनने वाला कोण, तो संगत भुजाएं कौन कौन सी बन रही है? ए बी और बी सी। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसे बोला जाएगा आंतरिक कोण। अगर कोई बच्चा मान के चलो इसको ले लेता संगत भुजा ए सी और बी सी, ये वाला देखो, अगर उसने ए सी और बी सी को संगत भुजा लिया तो उसका आंतरिक कोण क्या होगा? सी होगा। फिर वो सी जो है इस एफ के बराबर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने मान के चलो ए बी ले लिया और ए सी ले लिया तो उसका जो आंतरिक कोण होगा वो ए बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से इस वाले त्रिभुज में आप देखिए, जैसे संगत भुजा ये ले ली डी ई और डी एफ, तो उसका जो आंतरिक कोण है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो संगत भुजाओं से बनने वाला जो कोण है उसे बोला जाएगा आंतरिक कोण। ठीक है, ये तो आपका है कोण भुजा कोण नियम। अब इसका दूसरा नियम देखिए, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अगला नियम है AAS, कोण कोण भुजा नियम। कोण कोण भुजा नियम, इसमें क्या होगा? दो संगत कोण बराबर होंगे और एक संगत भुजा बराबर होगी। उसे क्या बोला जाएगा? कोण कोण भुजा नियम कहा जाएगा। जैसे ये त्रिभुज लिए मैंने यहाँ पर, तो देखिए दो संगत कोण बराबर है। कोई से भी दो संगत कोण ले लो, आप जहां से लो उनको देखो। जैसे मैंने यहाँ पर लिया ए और बी लिया, एंगल ए किसके बराबर होगा? डी के बराबर। इसके संगत देखना है। इसी तरीके से एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर। दो संगत कोण बराबर और एक संगत भुजा, जहां से संगत कोण बने वही भुजा आपको लेनी है, ए बी। तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? डी के बराबर हो जाएगा। ये आपका दूसरा नियम कंप्लीट हुआ। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तीसरा नियम लिखा हुआ है SSS, भुजा भुजा नियम। भुजा 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 नियम, जिसकी तीनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर हो, तीनों संगत भुजाएं बराबर हो। उसे क्या बोला जाएगा? भुजा 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 नियम कहा जाएगा। अब तीनों संगत भुजाएं बराबर कहने का मतलब है कि जो AB है, इस AB के संगत भुजा कौन सी है? DE। BC के संगत भुजा कौन सी है? EF। और AC के संगत भुजा कौन सी है? DF। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? ABC जो त्रिभुज हैं ये DEF के समांतर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। अब लास्ट नियम है RHS। RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेनस साइड। ये होता है आपके राइट हाइपोटेनस साइड। इसे बोला जाएगा समकोण कर्ण भुजा नियम। जैसे आपको दो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से दिए हुए हैं, अब देखो जिसमें एक कोण समकोण हो, कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो। ये जो एंगल बी बराबर एंगल ई बराबर 90 डिग्री, ठीक है। कर्ण बराबर हो, ये वाला कर्ण AC किसके बराबर है? DF के। और कोई सी भी एक भुजा बराबर हो, मैंने मान लिया AB है
या फिर बी से कोई सी भी भुजा ले लो आप, ए बी बराबर डी ई, तो हम लोग बोल देंगे कि जो एबीसी त्रिभुज हैं ये डी ई एफ के सर्वांग होगा। देखो समकोण बराबर हो, कर्ण बराबर हो और भुजा बराबर हो, तो हम बोलते हैं कि एबीसी त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांग होगा। यह आपका सर्वांगता कॉन्ग्रुएंसी टॉपिक खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं समरूपता के बारे में। तो समरूपता में भी फिर से 3 नियम हैं, तो आप पहले इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं समरूपता के बारे में। सिमिलरिटी, समरूपता। समरूपता के अंदर भी 3 टॉपिक हैं। देखिए इसका जो पहला नियम है ए नियम, कोण 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 समरूपता नियम। देखिए जिसमें तीनों संगत कोण बराबर हो उसे बोला जाएगा कोण 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 नियम। यदि 2 त्रिभुज के, आप इसको लिख भी सकते हो, यदि 2 त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हैं तो वे समरूप त्रिभुज के होंगे, तो वे समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, ये त्रिभुज का साइन है। यदि 2 त्रिभुज के तीनों संगत कोण बराबर हैं तो वे समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे यहाँ पर ए बी और सी, ए डी ई एफ, तो जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर, एंगल बी है वो किसके बराबर, एंगल ई के बराबर, और जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर। आपको इसमें चीज याद होनी चाहिए कि समरूप त्रिभुजों में भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि समरूप त्रिभुजों में भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात ए बी अपॉन टी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। समरूप त्रिभुजों के अंदर भुजाओं के अनुपात इक्वल होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो त्रिभुज एबीसी हैं, त्रिभुज एबीसी हैं, ये समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट है एस नियम, भुजा कोण भुजा नियम। यदि 2 त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, यदि 2 त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तथा आंतरिक कोण भी क्या होना चाहिए, आंतरिक कोण क्या हो, आंतरिक कोण बराबर हैं, तो हम लोग बोल देंगे कि जो त्रिभुज एबीसी हैं डीएफ के समरूप होगा। कैसे, चलो देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि 2 त्रिभुज की 2 संगत भुजाओं का अनुपात, 2 संगत भुजाएं लेनी है। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ए बी और ए सी, इन दोनों के बीच में बनेगा आंतरिक कोण, तो एंगल ए बराबर एंगल डी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी है, ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के।
चलो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस आपको ये याद रखनी है कि भुजा कोण भुजा नियम क्या होता है। अच्छा, जब हमें समरूप त्रिभुज सिद्ध करना होगा तब हमें केवल ये बातें याद रखनी है कि एक आंतरिक कोण बराबर हो और इसकी दो संगत भुजाएं बराबर हो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी जो है वो डीईएफ के समरूप होगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा नियम है एसएसएस नियम, भुजा 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 नियम। यदि दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज एबीसी किसके डीईएफ के सर्वांग हो जाएगा। तीनों अनुपात की यहाँ पर बात करी गई है, जैसे यहाँ पर एक है BC अपॉन EF और ये बराबर है AC अपॉन DF के। संगत भुजा बराबर है और जब संगत भुजा बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होंगे, अर्थात एंगल A जो होगा एंगल D के बराबर, एंगल B जो होगा एंगल E के बराबर और एंगल C जो होगा वो एंगल F के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो आप ऐसे भी बता सकते हो, अगर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो हम लोग बोल देंगे कि त्रिभुज ABC DEF के समरूप होगा। ठीक है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।